चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हैं और अब भी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 6,78,859 यात्रियों ने दर्शन पूजन किए। तो ऐसे में चारधाम यात्रा में अब तक 6,78,859 यात्री पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो 2,25,730 श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं, दर्शन पूजन किए हैं। और ऐसे में बद्रीनाथ धाम में 1,66,510 श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और गंगोत्री में 1,45,181 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। और अगर बात की जाए यमुनोत्री धाम की तो यहां पर 1,32,938 श्रद्धालु अभी तक पहुंचकर दर्शन पूजन कर चुके हैं। वैसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमने देखा किस तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं का जो उत्साह था वो कम नहीं हुआ। हालांकि रजिस्ट्रेशन पर रोक भी लगा दी गई थी, लेकिन मौसम ठीक होने के बावजूद यहाँ पर अब वापस से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इजाफा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आंकड़े हमने आपको बताए, लगातार चारधाम यात्रा में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और कितनी संख्या में लोग पहुंचे ये भी आपको बता देते हैं। चारधाम यात्रा में 6,78,859 यात्री कुल पहुंचे। और ऐसे में केदारनाथ धाम की बात करें तो 2,25,730 श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 1,67,510 श्रद्धालु ने दर्शन पूजन किए हैं। और बात करें मां गंगा के दर्शन पूजन के लिए 1,45,181 श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री धाम की बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर भी देखने को मिले। पहले ही दिन से हमने देखा किस तरह से कपाट खुलने के दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। 1,32,938 श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन पूजन किए। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में इस बार उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। मौसम ने बाधाएं पैदा की, व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमरा गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों में उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और खबर देहरादून से, निवेश के लिए सरकार ने उद्योगपतियों की बैठक बुलाई है। उद्योगपतियों के साथ सीएम धामी रुद्रपुर में बैठक करने वाले हैं। बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह समेत कई सचिव हिस्सा लेंगे। और ऐसे में इन्वेस्टमेंट पर सरकार और उद्योगपतियों से अब चर्चा होने वाली है। उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है और जो आज की जाने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह समेत कई सचिव हिस्सा लेने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट पर लेकर और सरकार और उद्योगपतियों में यहां पर चर्चा होने वाली है। उद्योगपतियों के साथ सीएम धामी रुद्रपुर में ये बैठक करने वाले हैं। तो निवेश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार ने उद्योगपतियों की ये अहम बैठक बुलाई है, जो कि रुद्रपुर में होने वाली है। सीएम धामी भी इस बैठक में होंगे, मुख्य सचिव शामिल होंगे और साथ ही साथ कई और तमाम दिग्गज इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। और ऐसे में उद्योगपतियों से सरकार इन्वेस्टमेंट को लेकर, उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर यहां पर कई तरह की चर्चा करने वाली। और चलिए इसे पूरे मामले पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद कुमार देहरादून से जुड़े, उनसे और जानकारी इस पर लेते हैं। विनोद, क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है? हम देख रहे हैं किस तरीके से तमाम दिग्गज इसमें मौजूद होने वाले हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बैठक होने वाली है। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक महत्वपूर्ण बैठक रुद्रपुर में होगी और खासतौर पर उत्तराखंड में निवेश को कैसे बढ़ाया दिया जाए, बढ़ावा मिले, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम उद्योगपतियों के साथ में आज मीटिंग करेंगे। और ख़ास तौर पर उद्योगपतियों से बातचीत करने के बाद में तमाम उद्योगपति अपने अपने उद्योग से संबंधित एक प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के समक्ष रखेंगे। और जिस तरह से उत्तराखंड में छोटे हो या बड़े हैं उद्योगों को स्थापित करने में सरकार की तैयारी की जा रही है, उसको लेकर आज रुद्रपुर में
11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी और उत्तराखंड में निवेश किस तरीके से बढ़े उसको लेकर आज महामंथन होगा और ख़ास तौर पर स्थानीय लोगों को एक रोजगार देने की कोशिश सरकार की रहेगी और जिस तरह से छोटे या बड़े उद्योग हैं उनको उत्तराखंड में स्थापित किया जाए उसको लेकर आज तमाम उद्योगपति इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के समक्ष आज अपना अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे और साफ तौर पर एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी होगी कि स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता और स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार देने की भी कोशिश सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। इसको लेकर आज चर्चा इस बैठक में होगी। सभी उद्योगपति अपने अपने उद्योग से संबंधित एक छोटा प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखेंगे और हालांकि कई ऐसे उत्तराखंड शासन के अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे क्योंकि लगातार राज्य सरकार की ये मंशा है कि किस तरीके से उत्तराखंड में रोजगार बढ़े, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जो स्थानीय उत्पाद है उनको यहाँ पर उनकी मार्केटिंग हो, उसको लेकर आज बेहद अहम हो जाती है। लगातार इस मामले पर मंथन है और यह अहम बैठक होने वाली है। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। देहरादून से खबर है, अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रेमनगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। 1 दर्जन मजारों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद था। ऐसे में अवैध धार्मिक स्थलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रेमनगर क्षेत्र की बात करें तो वहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1 दर्जन मजारों पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान वहां पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। देखिए तस्वीरें, बुलडोजर की कार्रवाई थी। अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चला। विनोद, चलिए आपके पास वापस लौटते हैं और जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है इस पूरे मामले पर आप? बिल्कुल, देखिए जो अवैध तरीके से चाहे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हो या फिर जो वन भूमि है उसमें तमाम अवैध तरीके से जो मजारें बनी है उस पर धामी सरकार का बुलडोजर चला है और ख़ास तौर पर चाहे विकास नगर हो, रामनगर हो या फिर देहरादून के प्रेमनगर हैं। प्रेमनगर की ये तमाम जो तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं ये कल की तस्वीरें हैं जहां पर जो लगातार जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो अवैध अतिक्रमण सरकारी भूमि पर बना हुआ है उस पर बुलडोजर प्रशासन की टीमों के माध्यम से चलाया गया है और ख़ासतौर पर करीब 1 दर्जन ऐसी मजारें हैं जो अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर काबिज थी। अवैध तरीके से अतिक्रमण यहाँ पर हुआ था, उस पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से बुलडोजर चलाया गया है जिनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से पिछले करीब 1 महीना हो गया है धामी सरकार की तरफ से जो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर है उसका चलने का क्रम जारी है और रामनगर में ख़ासतौर पर रामनगर में भी दर्जनों मजारें ऐसी थी जो वन भूमि में और जिसका अतिक्रमण के रूप में तोड़ा गया था। खास फिर उसके बाद में देहरादून के विकास नगर में तमाम अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है और इसके बाद में देहरादून के प्रेम नगर में कल करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी अवैध मजारें थी, अवैध ऐसे अतिक्रमण थे जिन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो आने वाले दिनों में भी तमाम जिस तरह से चाहे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हो या फिर वन भूमि में अवैध तरीके से जो मजारें बनी है उसको तोड़ने का क्रम जारी रहेगा। तो पूरे प्रदेश भर के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में धामी सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर जारी है और उसी क्रम में प्रेमनगर में करीब 12 से ज़्यादा ऐसी अवैध मजारें थी जिनको जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की देखरेख निगरानी में तोड़ा गया है। तो आने वाले दिनों में तमाम ऐसे और भी ऐसी। और अब वापस देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे। रुद्रप्रयाग से खबर है, केदारनाथ यात्रा में यात्रियों को रोके जाने को लेकर व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। विरोध में व्यापारियों ने सोनप्रयाग, गौरीकुंड और सीतापुर को बंद करने की चेतावनी दी है। व्यापारियों का आरोप है कि व्यवस्थाएं होने के बावजूद प्रशासन यात्रियों को नहीं रोका जा रहा, उन्हें सोनप्रयाग से सीधा केदारनाथ भेजा जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों ने नाराजगी भी जाहिर की। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड से लेकर सीतापुर तक बंद का ऐलान किया गया है। यह बंद का ऐलान 12 मई को किया गया है। तो आप बताइए क्या समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया है और आप लोग कल जो है बंद करने को तैयार हैं? यहाँ पे यात्रा को लेकर कई सारी समस्याएं हैं जिसका निराकरण शासन प्रशासन नहीं कर पाया है। प्रशासन के सामने आपने अपनी मांगे रखी होंगी, नहीं हो पाया है। तो इसका एक मुख्य जो कह सकते हैं कि रास्ता आपको यही है कि बंद कर सकते हो। देखिए, अगर आदमी के पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आदमी को मजबूरन बंद करना पड़ेगा। देखिए, 100 दिन की जिस समस्या को होना है उसको 1 दिन में निपटने के लिए या प्रशासन को अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने के लिए व्यापारी मजबूर है।
कोई व्यापारी नहीं चाहता कि इसका व्यापार बंद हो और उससे लाखों का नुकसान है ना। और बाकी जो लोग हैं, जैसे जो पैदल चलते हैं लोग, जो फेरी करते हैं, उनका अलग आंकड़ा हो। तो कुल लगे देखा जाए जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उससे नाखुश है व्यापारी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि 12 मई को वो बंद करेंगे, जिसके बाद अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो उसके आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, सोनभद्र। और नैनीताल से खबर है, पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ेंगी हिंदू महिला। पुलिस सुरक्षा में महिला को नमाज पढ़ने के आदेश जारी कर दिए गए। नैनीताल हाईकोर्ट ने हिंदू महिला को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है और ऐसे में नमाज पढ़ने से पहले महिला को थाने में प्रार्थना पत्र देना होगा। थाने में महिला को मुहैया कराई जाएगी पुलिस सुरक्षा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नमाज पढ़ने से पहले थाने में एक प्रार्थना पत्र देना होगा और उसके बाद महिला को, हिंदू महिला को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। पुलिस सुरक्षा में महिला को नमाज पढ़ने के आदेश जारी हुए और ऐसे में पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ेगी हिंदू महिला। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रार्थना पत्र देने के बाद यहां पर पूरी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ेगी हिंदू महिला। ये बड़ी जानकारी, नैनीताल हाईकोर्ट ने हिंदू महिला को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है और पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच महिला को नमाज पढ़ने के आदेश जारी किए गए हैं। तो नमाज पढ़ने से पहले महिला को थाने में प्रार्थना पत्र देना होगा और ऐसे में थाने से महिला को पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी, जिसके बाद हिंदू महिला को नमाज पढ़ने की ये पूरी इजाजत दे दी जाएगी और पूरी सुरक्षा के बीच हिंदू महिला यहां पर नमाज पढ़ पाएगी। तो पिरान कलियर दरगाह में ये हिंदू महिला जो नमाज पढ़ेगी, पूरी सुरक्षा के बीच, पूरे चाक चौबंद सुरक्षा के बीच यहां पर महिला को नमाज पढ़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने यहां पर हिंदू महिला को इजाजत दे दी है, लेकिन उससे पहले महिला को थाने में एक प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसके बाद थाने से महिला को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। 28 अक्टूबर से पहले बागेश्वर में उपचुनाव कराया जाना है और ऐसे में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो उपचुनाव की तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग को इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। 28 अक्टूबर से पहले आपको बता दें कि बागेश्वर में उपचुनाव कराया जाना है और ऐसे में तैयारियां जोरों पर है। बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव के लिए ये तैयारियां हैं जो कि अब जोरों शोरों से शुरू होने वाली हैं। आपको बता दें कि जो सीट थी कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई थी और ऐसे में 28 अक्टूबर से पहले बागेश्वर में उपचुनाव कराया जाना है, जिसके लिए अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भी भेजा गया है। और साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस ने अपनी कमर कसना भी शुरू कर ली है। उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह आईआईटी रुड़की पहुंचे और इस दौरान राज्यपाल आईआईटी में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी सहित कई अहम विषयों पर चर्चा की गई और इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आईआईटी के कामों की सराहना भी की। हमारे भारत का जो मार्ग है, रुख है, जो वाइब्रेंसी है, ये हमको अवश्य ही विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत बनने की उस दिशा में लेके जा रही है। आई गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हर एक IITian और इस मौके पर मैं जितने भी IIT रुड़की के एलुमनी हैं उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ से विद्या ग्रहण करके, यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके पूरा दुनिया में योगदान दिया। उत्तराखंड में लंपे वायरस के मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लंपे वायरस को लेकर बागेश्वर में भी पशुपालन विभाग चौकन्ना हो गया है। मवेशियों में लंपी वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग का कहना है कि बागेश्वर जिले में अब तक 889 पशु इसकी चपेट में आए हैं और इलाज के बाद 300 मवेशी ठीक भी हो गए हैं। जहाँ पर छिटपुट केस निकल के आ रहे हैं तो वहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले जो भी अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको हम पूरी तरह से ट्रीट कर लें और थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि और नए केस तो वहाँ पर डेवलप नहीं हो रहे हैं।
ताकि एक प्रॉपर हमारे पास आइडिया आ जाए, तो उसके बाद उन क्षेत्रों में भी हम वैक्सीनेशन कर लेंगे। फिलहाल वैक्सीनेशन का ये है कि जिन क्षेत्रों में अभी बीमारी का देखने में नहीं आया है तो उनमें हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उधर लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग वैक्सीनेशन कर रहा है। अब तक 7,42,738 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसके साथ ही लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने 3 बड़े फैसले भी लिए। 1 महीने के लिए दूसरे राज्यों से पशुओं का निर्यात बंद किया गया है। विभाग की जमीनों की लीज के लिए देना भी बंद किया गया है और इसके अलावा पशुपालन विभाग में छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। 80,000 का भी हमारे पास और लगभग बफर स्टॉक मौजूद है। इसके साथ साथ हमने अफेक्टेड एरियाज़ में एडिशनल वैक्सीन की टीम्स गढ़वाल से डिप्लॉय करी हैं जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादातर ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये मक्खी और मच्छरों के द्वारा ही फैलाई जाती है, तो साफ़ सफाई रखने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि जहाँ पे भी आपकी गाय हैं, भैंस हैं, कैटल है, उसको उस एरिया को साफ़ सफाई रखिए। और इसी बीच यूपी के संभल से बड़ी खबर आ रही है। मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से डिरेल हो गई है। चंदौसी रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की बोगी है जो कि डिरेल हुई है। कई घंटों से ट्रेनों की आवाजाही पर यहां पर असर पड़ा है। लिंक एक्सप्रेस आगरा कैंट ट्रेन, दिल्ली बरेली पैसेंजर ट्रेन यहां पर लेट हो गई है। कई अन्य एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन भी यहां पर लेट देखने को मिल रही है। रेलवे इंजीनियर और कर्मचारियों की टीम हालांकि मौके पर मौजूद है और देखिए किस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही ट्रेन है जो कि मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से डिरेल हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। चंदौसी रेलवे के स्टेशन के पास मालगाड़ी की ये बोगी है जो कि डिरेल हुई। और हमारे सहयोगी राजकुमार यादव हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। वहां क्या स्थिति बनी हुई है अभी? बता दें पूरा मामला संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन का करीब बीते 1 घंटे का है। सुबह 8 बजे का है और चंदौसी से रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे मालगाड़ी गुजर रही थी जिसमें कि 3 बोगी पटरी से उतरी हैं। मालगाड़ी जो उधर मतलब जा रही थी आगमन में हुई है उसके बाधित होते हुए कम से कम 3 घंटे और बाकी जो ट्रेन का शेड्यूल है वो बिगड़ चुका है। जो आवाजाही है वो बिगड़ चुकी है। जहां अधिकारी रेलवे कर्मचारी के हैं, इंजीनियर हैं, कर्मचारी पूरी टीम से मतलब लगे हुए हैं उसमें सही करने के लिए। और इसमें अभी तक में कोई औखिली बाइट अभी नहीं हो पाई है क्योंकि अभी जो अधिकारी आवाजाही में लगे हुए हैं उसी के बाद जो मतलब नुकसान हुआ है उसी के बाद वो पुष्टि हो पाएगी। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरीके से मालगाड़ी की 3 बोगी है जो कि पटरी से डिरेल हो गई है और इसकी वजह से बाकी की ट्रेन भी लेट हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।